सोचिए, दशकों से चले आ रहे 29 अलग अलग कानूनों का एक मकड़ जाल, और उसे अचानक सिर्फ 4 सिंपल कोड्स में बदल दिया जाए। बिल्कुल, भारत के लेबर मार्केट में यही हो रहा है, और ये एक ऐसा बदलाव है जो यहां काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। दशकों से भारत का लेबर मार्केट 29 अलग अलग सेंट्रल कानूनों से चलता था। ये एक तरह का चक्रव्यूह था, आप समझ रहे हैं? मतलब एक ही चीज, जैसे मान लीजिए काम के घंटे, उस पर कई कानून लागू हो सकते थे। अब ऐसे में बिजनेस के लिए रूल्स फॉलो करना और कर्मचारियों के लिए अपने अधिकार जानना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन अब उन सभी को सिर्फ 4, जी हां, सिर्फ 4 बड़े कोड्स में मिला दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है जो 21 नवंबर 2025 को लागू होने वाला है, और इसका वादा है रूल्स की किताब को आसान और मॉडर्न बनाना। तो चलिए अब इन 4 नए कोड्स की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर आखिर है क्या। ये है वो 4 कोड्स जो अब सब कुछ कंट्रोल करेंगे। पहला है वेतन संहिता 2019, जो ये पक्का करता है कि सबको मिनिमम वेज मिले। फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ये यूनियनों और लेऑफ्स को रेगुलेट करता है। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसमें प्रोविडेंट फंड और मैटरनिटी बेनिफिट जैसी चीजें कवर होती हैं। और आखिर में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020, ये सुनिश्चित करता है कि काम करने की जगह सेफ हो। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने इतना बड़ा और सच कहें तो मुश्किल बदलाव किया ही क्यों? चलिए इस बड़े रिफॉर्म के पीछे की वजह को समझते हैं। सरकार का जो विजन है वो श्रमेव जयते, यानी श्रम की ही जीत हो के विचार पर आधारित है। मतलब वर्कर्स को देश बनाने वाले यानी राष्ट्र निर्माता के तौर पर दिखा जा रहा है। तो अगर आसान शब्दों में कहें तो सरकार 4 चीजें करना चाहती थी। पहली, पुराने और उलझे हुए कानूनों से छुटकारा पाना। दूसरी, भारत में बिजनेस करना आसान बनाना। तीसरी, ये पक्का करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिले। और चौथी, हर किसी को एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट देकर रोजगार को फॉर्मल बनाना। लेकिन यहां एक पेंच है। देखिए, जब भी इतने बड़े लेवल पर कोई चीज बदलती है तो जरूरी नहीं कि सब लोग उससे सहमत हों। और इन सुधारों ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या ये बिजनेस को बहुत ज्यादा ताकत दे रहे हैं या असल में ये वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, जो पुराना लेबर इंस्पेक्टर होता था वो एक तरह से पुलिस वाले जैसा था, जो बस गलतियां पकड़ने के लिए ही आता था। लेकिन ये जो नया इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है, ये एक सलाहकार की तरह है। इसका काम पहले नियमों को फॉलो करने में मदद करना है। जुर्माना लगाना तो समझिए आखिरी ऑप्शन है। अब इस नए सिस्टम को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग राय हैं। एक तरफ दावा है कि इससे इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और जो हैरासमेंट होता था वो कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे सुरक्षा के नियम कमजोर हो सकते हैं, जिससे उनका उल्लंघन करना और आसान हो जाएगा। चलिए अब एक और बहुत ही जरूरी और विवादास्पद मुद्दे पर आते हैं, और यह है कंपनियों के लिए कर्मचारियों की छटनी यानी ले ऑफ को लेकर बदले हुए नियम। यहां भी 2 पक्ष हैं। बिजनेस का तर्क है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ताकि हम मार्केट में हो रहे बदलावों पर तेजी से एक्शन ले सकें। वहीं दूसरी तरफ यूनियनों का कहना है कि ये तो कर्मचारियों के सिर पर तलवार लटकाने जैसा है, जिससे जॉब सिक्योरिटी लगभग खत्म हो जाएगी। तो आखिर बदलाव है क्या? देखिए, पहले यह था कि अगर किसी कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो किसी को निकालने से पहले सरकार से पूछना पड़ता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब बहुत सारी कंपनियां बिना सरकारी मंजूरी के कर्मचारियों को निकाल सकती हैं। चलिए अब इन कोड्स के एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है, और वो है गिग इकोनॉमी को पहली बार कानूनी मान्यता देना। यह सच में एक बहुत बड़ा कदम है। सोचिए, पहली बार भारत का कानून उन लाखों लोगों को ऑफिशियली पहचान दे रहा है जो ऐप बेस्ड सर्विसेज जैसे कि राइड शेयरिंग या फूड डिलीवरी के जरिए काम करते हैं। अब उन्हें कानूनी तौर पर गिग वर्कर्स कहा जाएगा। तो ये गिग वर्क आखिर अलग कैसे है? देखिए, जो ट्रेडिशनल जॉब्स होती हैं उनके उलट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और फ्रीलांसिंग के उलट ये काम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होता है जो कंपनी को थोड़ा बहुत कंट्रोल देता है। यही बात इसे एक यूनिक कैटेगरी बनाती है। ठीक है, तो अब जब उन्हें डिफाइन कर दिया गया है तो सवाल उठता है कि कानून इन गिग वर्कर्स की सुरक्षा कैसे करेगा। तो इसके लिए एक नया सिस्टम बनाया गया है जो उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी नेट यानी एक सामाजिक सुरक्षा जाल देगा। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई राइड शेयरिंग ऐप या फूड डिलीवरी सर्विस का इस्तेमाल करेगा तो उस कंपनी को अपने रेवेन्यू का एक छोटा सा हिस्सा, करीब 1 से 2%, एक फंड में डालना होगा, और फिर उसी फंड का इस्तेमाल इन वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस या डिसेबिलिटी कवर जैसे फायदे देने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कानून तो कागज पर आ गए, लेकिन हमारी सैलरी और भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? आइए अब इन नए कोड्स के सीधे और तुरंत होने वाले असर पर बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़े और तुरंत होने वाले असर में से एक है वेतन यानी वेजेस की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब यह सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हर महीने हाथ में कितनी सैलरी आएगी।
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की सीटीसी 10 लाख रुपए है। नया नियम कहता है कि बेसिक पे कुल सैलरी का कम से कम 50% होनी चाहिए। तो 10 लाख के पैकेज में बेसिक पे अब कम से कम 5 लाख रुपए होगी। अब क्योंकि पीएफ जैसी चीजें बेसिक पे पर कैलकुलेट होती हैं, तो ज्यादा बेसिक पे का मतलब है ज्यादा पीएफ कटेगा। और इसका असर यह होगा कि रिटायरमेंट सेविंग्स तो बढ़ेंगी, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी शायद थोड़ी कम हो जाए। तो कर्मचारियों के लिए सीधा सा हिसाब ये है, अभी हाथ में शायद थोड़ा कम पैसा आए, लेकिन रिटायरमेंट के लिए बचत खाते में ज्यादा पैसा जमा होगा। कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन वाली बात है। और यहीं पर हम इस पूरी बहस के सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या भारत के ये नए लेबर कोड्स देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे, या ये वर्कर्स के अधिकारों के लिए एक खतरा पैदा कर रहे हैं? इस ऐतिहासिक बदलाव के दूरगामी नतीजे क्या होंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। All right, let's get right into it. India has just pulled off one of the biggest shakeups to its employment rules ever. We're talking about changes that are going to affect hundreds of millions of people. Just imagine for a second, what if the basic rules of your job, your salary, your job security, even your working hours, what if all of that changed, like overnight? How would that feel? Well, that's not a hypothetical anymore. For literally hundreds of millions of people in India, that's exactly what just happened. And look, this isn't just a minor tweak. We're talking about a complete teardown and rebuild, a generational overhaul of a system that's been around for ages. So, picture this. On November 21st, 2025, India basically took this huge tangled mess of 29 different, often colonial-era labor laws and boiled them all down to just 4 much simpler codes. So why do something so drastic? Well, the official pitch from the government is pretty straightforward. It's all about bringing things into the 21st century. They're calling it a landmark move. The idea is to create a future-ready workforce, make industries stronger, and basically make India a more attractive place to do business. And you can really see what they mean by simple right here. Before, if you ran a business, you were drowning in paperwork. 29 different laws, 8 registrations, 4 licenses. It was a nightmare. Now, it's all been streamlined. 1 registration, 1 license, 1 single electronic filing. A huge change. Okay, this next part is absolutely crucial. They've created a brand new universal definition of wages. The rule is pretty simple. Things like your housing or travel allowances can't be more than half of your total salary. That means your basic wage has to be at least 50% of your pay. And trust me, that one change has massive ripple effects. So, what does this mean for your wallet? Well, things like your retirement fund, your provident fund are calculated based on that basic wage. So, if your basic wage goes up, more money goes into your long-term savings. The catch, it means your take-home pay, the cash you get each month, might actually go down a bit. It's a classic trade-off. Less cash now for more security later. All right, so that's the government side of the story, but there's a whole other side to this. Trade unions, labor experts, they are not happy. They're ringing alarm bells saying these new codes are a serious threat to worker security. And they are not holding back. Some are calling it a death knell for job security. The big fear here is that in the rush to make things easier for businesses, the average worker is losing their safety net. And a lot of this anger and concern really comes down to one single number, 300. So what's so special about 300? It's the new threshold for what's basically the hire and fire rule. Before, if a company with 100 or more workers wanted to do layoffs or shut down, they needed the government's permission. Now, that number has been tripled. Companies with up to 300 workers can now do so without asking for permission. And you have to understand, the effect of that one change is huge. Staggering, really. We're talking about more than 90% of industrial businesses in India now falling under that 300 worker limit. That means the vast majority of employers suddenly have way more freedom to let people go. Another big change is the formal introduction of what's called fixed-term employment. Basically, it lets companies hire people on contracts for a set amount of time. The good part is, these workers are supposed to get the same wages and benefits as permanent employees doing similar work. But again, there's a but. Critics see some major risks here.
First, there's no limit on how many times you can renew these contracts. So you could end up in a state of, perpetual fear, always wondering if your contract will get renewed. And here's the real kicker. If your contract simply isn't renewed, it doesn't count as a layoff. That means the company doesn't have to pay you any compensation. The fear is that this will just encourage companies to stop hiring permanent staff altogether. Okay, so we've talked about the controversies, but these new codes aren't just about rewriting old rules, they also try to tackle the modern world of work, the kind of jobs the old laws couldn't have even imagined. And this is a really big deal. For the very first time, gig and platform workers are being legally recognized. We're talking about your ride-hailing driver, your food delivery person. They're now officially on the books and can get Social Security benefits, which is something they never had before. So, you might be wondering, who pays for this? Well, the platforms themselves, the aggregators. They'll have to chip in 1 to 2% of their yearly turnover into a fund for these workers. It's a pretty clever way to make sure that companies are directly responsible for the welfare of their gig workers. There's another interesting number that pops up in these new rules: 40. This is a brand new rule for everyone across the country. If you're an employee over the age of 40, your employer now has to give you a free health checkup every single year. It's a pretty major step for preventative health care in the workplace. So when you put it all together, what do you get? Well, it really boils down to this constant push and pull, this tension between two very different ideas of what the workplace should be. On one side, you've got the government's pitch, ease of doing business. The goal is growth, and the way to get there is through flexibility and making things simpler. But on the other side, you have the unions pushing back, saying, wait a minute, what about workers' security? They argue that all this flexibility is just another word for eroding the rights and protections that workers have fought for. And that really leaves us with the big, open question, doesn't it? Are these new codes the key to creating a flexible, modern workforce that can compete in the 21st century? Or have they tipped the scales of power too far away from the worker? I guess only time will really tell. The Great Consolidation, India's Labor Law Revolution 2025। नमस्कार। इमेजिन कीजिए एक ऐसा वर्ल्ड जहां आपकी सैलरी स्ट्रक्चर रातों रात बदल जाए, जहां आपका रिटायरमेंट कॉर्पस स्वेल अप हो जाए पर आपका मंथली टेक होम पे डिप हो सकता है, और जहां रेजिग्नेशन पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सिर्फ 48 आवर्स में हो जाए। ये कोई फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो नहीं है, बल्कि ये है इंडिया की नई रियलिटी अंडर द ट्रांसफॉर्मेटिव लेबर कोड्स इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली फ्रॉम नवंबर 21, 2025। क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद से चला आ रहा 29 अलग अलग लेबर लॉज का कॉम्प्लेक्स वेब अब हिस्ट्री बन चुका है? आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वो इंडियन इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। आज हम बात करेंगे द ग्रेट कंसोलिडेशन की। नवंबर 21, 2025 को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 4 नए लेबर कोड्स को नोटिफाई किया। द कोड ऑन वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इन 4 कोड्स ने पुराने 29 सेंट्रल लॉज जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को रिप्लेस कर दिया है। इसका मकसद सिर्फ कानून को सिंप्लीफाई करना नहीं, बल्कि इंडिया को एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए तैयार करना है। ये बदलाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के बीच एक डेलिकेट बैलेंस क्रिएट करता है। आज के इस सेशन में हम इन कोड्स के हर एक क्रिटिकल प्रोविजन, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, कंप्लायंस टाइमलाइंस और पेनल्टीज का डीप एनालिसिस करेंगे, ताकि आप चाहे एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय इस नए युग के लिए पूरी तरह तैयार रहें। सबसे पहले लेट्स डिकोड द फाइनेंशियल बेडरॉक ऑफ दीज रिफॉर्म्स, द कोड ऑन वेजेस 2019। सबसे बड़ा सवाल जो हर बोर्डरूम और हर एम्प्लॉय के मन में है, मेरी सैलरी का क्या होगा? इसका जवाब छुपा है सेक्शन 2Y में, जो इंट्रोड्यूस करता है एक यूनिफाइड डेफिनेशन ऑफ वेजेस। पहले अलग अलग एक्ट्स में वेजेस की डेफिनेशन अलग थी, जिससे कंफ्यूजन और लिटिगेशन होता था, लेकिन अब एक सिंगल डेफिनेशन है जो चारों कोड्स पर लागू होगी। इसमें 3 कोर कंपोनेंट्स शामिल हैं: बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस DA और रिटेनिंग अलाउंस।
यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, द 50% रूल। अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइजो इन सेक्शन 2Y, अगर आपके सैलरी स्ट्रक्चर में एक्सक्लूडेड अलाउंसेस जैसे हाउस रेंट अलाउंस, HRA, कन्वेयंस, बोनस, ओवरटाइम का टोटल सम आपके टोटल रेम्यूनरेशन के 50% से ज्यादा है, तो वो एक्सेस अमाउंट डीम्ड वेजेस माना जाएगा और उसे वापस आपके वेज बेस में जोड़ दिया जाएगा। Let's understand this with a precise calculation based on a deep research. मान लीजिए एक एम्प्लॉय मिस्टर शर्मा की मंथली कॉस्ट टू कंपनी ₹1 लाख है। पुराने स्ट्रक्चर में कंपनीज अक्सर बेसिक पे को कम रखती थी, से 30,000 30% और अलाउंसेस को 70,000 70% तक रखती थी, ताकि प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी कम हो सके। पीएफ कैलकुलेट होता था ₹30,000 पर, जो बनता था ₹3,600। लेकिन नए कोड के तहत एक्सक्लूजन्स कैनॉट एक्सीड 50%। यहाँ अलाउंसेस 70,000 हैं, जो कि 50,000 रुपीज 50% ऑफ 1 लाख से 20,000 ज्यादा है। ये एक्स्ट्रा 20,000 अब डीम्ड वेजेस बन जाएंगे। सो न्यू वेज बेस होगा ₹30,000 प्लस 20,000 एक्सेस इक्वल्स ₹50,000। अब पीएफ कैलकुलेट होगा ₹50,000 पर, जो बनता है ₹6,000। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यह है कि एम्प्लॉय का मंथली टेक होम पे ₹2400 से कम हो जाएगा, लेकिन उनका रिटायरमेंट कॉर्पस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयर्स के लिए ये एक इमीडिएट कॉस्ट एस्केलेशन है, क्योंकि उन्हें भी मैचिंग कंट्रीब्यूशन देना होगा। साथ ही ग्रेच्युइटी लायबिलिटी जो लास्ट ऑन वेजेस पर कैलकुलेट होती है, वो भी लगभग 66% से बढ़ जाएगी इस एग्जाम्पल में। एक और क्रांतिकारी बदलाव है सेक्शन 17 में, द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टाइमलाइन। पहले एम्प्लॉयज को रिजाइन करने या टर्मिनेशन के बाद सेटलमेंट के लिए 30 से 60 डेज इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब कोड ऑन वेजेस मैंडेट करता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को रिमूव किया गया, डिसमिस किया गया, रिट्रेंच किया गया या उसने रिजाइन किया, तो उसके सारे ड्यूज उसके लास्ट वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज के अंदर सेटल करने होंगे। ये एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के लिए एक मैसिव ऑपरेशनल चैलेंज है, जिसके लिए डिजिटाइज क्लियरेंस प्रोसेसेस की सख्त जरूरत होगी। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल हार्मनी, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये कोड मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए गेम चेंजर है। इसका सबसे कंट्रोवर्शियल और इंपैक्टफुल चेंज है रिट्रेंचमेंट थ्रेशहोल्ड को बढ़ाना। अंडर द ओल्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, अगर किसी फैक्ट्री में 100 से ज्यादा वर्कर्स थे, तो उन्हें ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट या क्लोजर के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी। इस वजह से एम्प्लॉयर्स डरते थे स्केल अप करने से। नए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के सेक्शन 77 के तहत ये थ्रेशहोल्ड अब 300 वर्कर्स कर दिया गया है। इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट्स विद अप टू 299 वर्कर्स अब बिना सरकारी परमिशन के रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं, बशर्ते वो स्टैट्यूटरी कॉम्पेंसेशन पे करें। ये कॉम्पेंसेशन अभी भी 15 डेज ऑफ वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, जो एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद करेगी, जबकि ट्रेड यूनियंस इसे हायर एंड फायर पॉलिसी का नाम दे रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन 83 एक नया कॉन्सेप्ट लाता है, वर्कर रीस्किलिंग फंड। अगर किसी वर्कर को रिट्रेंच किया जाता है, तो एम्प्लॉयर को 15 डेज ऑफ लास्ट ड्रॉन वेजेस इस फंड में जमा कराने होंगे, जो 45 डेज के अंदर वर्कर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ताकि वो नए स्किल सीख सके। स्ट्राइक्स को लेकर भी नियम अब बहुत सख्त हो गए हैं। सेक्शन 62 के मुताबिक अब किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में स्ट्राइक पर जाने से पहले 14 डेज का नोटिस देना मैंडेटरी है। पहले ये रूल सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए था, और जैसे ही नोटिस दिया जाता है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं, और जब तक कंसिलिएशन चल रहा है, स्ट्राइक करना इलीगल होगा। फ्लैश स्ट्राइक्स अब इफेक्टिवली इम्पॉसिबल हो गई हैं। स्ट्राइक की डेफिनेशन को भी एक्सपैंड किया गया है। अगर किसी दिन 50% या उससे ज्यादा वर्कर्स कैजुअल लीव पर चले जाते हैं, तो उसे भी स्ट्राइक माना जाएगा। तीसरा स्तंभ है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये कोड भारत के वर्कफोर्स के लिए एक नया सवेरा है, खासकर उनके लिए जो अब तक इनविजिबल थे, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। पहली बार इंडियन लॉ में गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को डिफाइन किया गया है। जोमैटो, स्विगी, उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स को अब एग्रीगेटर्स कहा गया है, और उन्हें सेक्शन 114 के तहत एक नए सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करना होगा। एग्रीगेटर्स को अपने एनुअल टर्नओवर का 1% से 2% एक डेजिग्नेटेड सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा, लेकिन इस पर एक कैप है। ये कंट्रीब्यूशन वर्कर्स को पे किए गए टोटल अमाउंट के 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। इस फंड का इस्तेमाल वर्कर्स के लिए लाइफ कवर, डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए किया जाएगा। ये एक ग्लोबल प्रीसिडेंट सेट करता है, जहां टर्नओवर पर वेलफेयर लेवी लगाया गया है। इस कोड ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में ला खड़ा किया है। पहले ग्रेच्युइटी पाने के लिए 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस जरूरी थी, लेकिन अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए ये लिमिट घटाकर सिर्फ 1 साल कर दी गई है। अगर कोई एम्प्लॉय 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करता है, तो उसे प्रो रेटा बेसिस पर ग्रेच्युइटी मिलेगी। ये प्रोविजन एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और वर्कर्स को सिक्योरिटी। साथ ही सभी एम्प्लॉयज के लिए आधार सीडिंग मैंडेटरी कर दी गई है सेक्शन 142 के तहत, ताकि बेनिफिट्स की पोर्टेबिलिटी बनी रहे, खासकर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। आखिरी कोड है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये कोड फोकस करता है कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करने और वर्क प्लेस को मॉडर्नाइज करने पर। इसका सबसे बड़ा फीचर है 1 नेशन 1 लाइसेंस। पहले कॉन्ट्रैक्टर्स को हर स्टेट और हर वर्क ऑर्डर के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। अब सेक्शन 47 के तहत एक सिंगल पैन इंडिया लाइसेंस 5 सालों के लिए वैलिड होगा।
कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट तभी लागू होगा जब किसी एस्टैब्लिशमेंट या कॉन्ट्रैक्टर के पास 50 या उससे ज्यादा वर्कर्स होंगे। पहले ये लिमिट सिर्फ 20 थी। एक और हिस्टोरिक चेंज है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। AOSH कोड ने पुराने रिस्ट्रिक्शंस को हटाते हुए महिलाओं को नाइट शिफ्ट्स में काम करने की अनुमति दी है, बशर्ते उनकी कंसेंट हो और एम्प्लॉयर एडिक्वेट सेफ्टी और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करे। ये IT, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जेंडर डाइवर्सिटी को बढ़ावा देगा। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी डेफिनेशन एक्सपैंड की गई है। अब वो वर्कर्स जो खुद से दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं, डायरेक्टली रिक्रूटेड और 18,000 रुपए से कम कमाते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। एम्प्लॉयर्स को अब उन्हें साल में एक बार घर आने जाने के लिए जर्नी अलाउंस देना होगा। अब बात करते हैं कंप्लायंसेस, ड्यू डेट्स और पेनल्टीज की, जो बिजनेसेस के लिए क्रिटिकल है। नए रेजिम में इंस्पेक्टर का नाम बदलकर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है, जिसका काम सिर्फ पुलिसिंग नहीं बल्कि एडवाइस देना भी है। इंस्पेक्शंस अब वेब बेस्ड और रैंडमाइज्ड होंगी। मंथली कंप्लायंसेस में अब एक सिग्निफिकेंट बदलाव है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स का मेंटेनेंस। आपको फॉर्म I, वेज स्लिप्स, फॉर्म V और मस्टर रोल्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करने होंगे। एनुअल रिटर्न्स जो पहले अलग अलग एक्ट्स के लिए अलग अलग जाते थे, अब एक सिंगल यूनिफाइड एनुअल रिटर्न बन गए हैं। पेनल्टीज को डीक्रिमिनलाइज किया गया है माइनर ऑफेंसेस के लिए, लेकिन मॉनेटरी फाइन्स को बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम नॉन कंप्लायंस के लिए फाइन 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकता है। अगर वही गलती 5 साल के अंदर दोहराई गई तो इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है। एक नया फीचर है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अगर आपने कोई गलती की है जो इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, तो आप गेजेटेड ऑफिसर के पास जाकर पेनल्टी पे करके केस सेटल कर सकते हैं, जो टिपिकली मैक्सिमम फाइन का 50% होता है। लेकिन इस रास्ते पे चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि लेबर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। सेंटर और स्टेट्स दोनों को रूल्स बनाने होते हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोड्स नोटिफाई कर दिए हैं, लेकिन कई स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु ने अभी तक फाइनल रूल्स नोटिफाई नहीं किए हैं। इससे एक ट्रांजिशन वैक्यूम क्रिएट हो गया है। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक नए स्टेट रूल्स नहीं आते, एम्प्लॉयर्स को एक 2 ट्रैक अप्रोच अपनाना चाहिए। सब्सटैंटिव प्रोविजंस जैसे वेज डेफिनेशन, ग्रेजुइटी एलिजिबिलिटी के लिए नए कोड्स को फॉलो करें, क्योंकि वो पार्लियामेंट द्वारा पास हो चुके हैं। लेकिन प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स जैसे फॉर्म्स का फॉर्मेट के लिए पुराने रूल्स तब तक फॉलो करें जब तक नए नोटिफाई ना हो जाए। तो कोर मैसेज क्या है? ये रिफॉर्म्स इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल है। एम्प्लॉयर्स को अब अपनी पेरोल स्ट्रैटेजी को कॉस्ट आर्बिट्राज से शिफ्ट करके कंप्लायंस एफिशिएंसी पर लाना होगा। 50% वेज रूल से वेज बिल बढ़ेगा, लेकिन ये एक जरूरी करेक्शन है वर्कफोर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए। MSMEs के लिए हायर थ्रेशोल्ड्स ग्रोथ का मौका है। गिग इकोनॉमी के लिए ये लेजिटिमेसी का दौर है। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये 4 लेबल कोड्स सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये भारत के 50 करोड़ वर्कर्स के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। एक तरफ ये बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, तो दूसरी तरफ हर वर्कर, चाहे वो फैक्ट्री में हो या फूड डिलीवरी बाइक पर, उसको एक सम्मानजनक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। ट्रांजिशन मुश्किल हो सकता है, पेरोल्स रीवर्क करने होंगे, पॉलिसीज अपडेट करनी होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक फॉर्मलाइज्ड, डिजिटाइज्ड और इक्विटेबल लेबर मार्केट की नींव रख रहा है। इसलिए आज ही अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ऑडिट शुरू करें, अपने सैलरी स्ट्रक्चर्स को रिव्यू करें, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को इवैल्यूएट करें और डिजिटाइजेशन को अपनाएं, क्योंकि नए भारत में कंप्लायंस ही कंपेटिटिव एडवांटेज है। धन्यवाद।